शुरुआत एक सवाल से। एक ऐसा लड़का जो क्रिकेट, इंस्टाग्राम और रील से भरी दुनिया में वेदों की सबसे कठिन साधना क्यों चुनता है। आज हम 30 सेकंड की रील पूरी नहीं देख पाते और एक 19 साल का लड़का 50 दिनों तक रोज 4 घंटे बिना रुके मंत्र जपता है। आज पूरी दुनिया एआई की मदद से स्मृति बढ़ाने की कोशिश कर रही है और भारत का एक बालक बिना किसी मशीन, बिना किसी एल्गोरिदम के एआई से तेज दिमाग का उदाहरण बनकर खड़ा है। कहते हैं कि अद्भुत काम उम्र तय नहीं करती, बल्कि साधना और समर्पण तय करते हैं। और काशी की पवित्र धरती पर पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया और हर भारतीय का मन गर्व से भर गया, क्योंकि मात्र 19 वर्ष के एक युवा ने ऐसा कारनामा किया है जिसे दुनिया मानव मस्तिष्क की असंभव क्षमता मानती थी। यह कहानी है देवमूर्ति देवव्रत महेश रेखे की। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से आने वाला यह युवा काशी में पिछले 50 दिनों से ऐसी साधना में लीन था जिसे वैदिक परंपरा में सबसे कठिन साधना माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की मांजनदिनी शाखा के 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण, वह भी स्मृति मात्र से, बिना ग्रंथ देखे, बिना गलती, और प्रतिदिन 4 घंटे लगातार। इतिहास में यह सिद्ध केवल 2 बार दर्ज है। 200 वर्ष पहले नासिक के वेदमूर्ति नारायण शास्त्री देव ने इसे 100 दिनों में पूरा किया था। आज देवव्रत ने इसे 50 दिनों में सिद्ध कर इतिहास को पुनर्जीवित कर दिया। इंटरनेट पर तूफान आ गया। समर्थक हैरान थे, विद्वान गर्वित थे और कुछ विरोधी यह पूछते फिर रहे थे कि यह साधना आधुनिक भारत के लिए क्या महत्व रखती है। लेकिन असली महत्व तभी समझ आता है जब हम जानते हैं कि वेदों को याद करना इतना कठिन क्यों है। वेद केवल शब्द नहीं होते, वे स्वर आधारित ज्ञान होते हैं। अनुदात, उदात्त, स्वरित और प्रचय, इन 4 स्वरों के कारण वेद मंत्र गाए नहीं जाते, सटीक उच्चरित किए जाते हैं। यही वजह है कि वेद हजारों वर्ष तक लिखित नहीं, बल्कि मौखिक परंपरा से ही सुरक्षित रहे। लेकिन जब ज्ञान बोलकर आगे बढ़ता है तो एक अक्षर की गलती भी अर्थ बदल सकती है। इसलिए आर्षियों ने दुनिया की सबसे जटिल स्मृति सुरक्षा प्रणाली बनाई, प्रकृति पाठ और विकृति पाठ। प्रकृति पाठ में संहिता, पद और क्रम पढ़े जाते हैं। विकृति पाठ में जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन जैसी अत्यंत कठिन विधियां शामिल हैं। हर विधि एक मेमोरी लॉक की तरह काम करती है। अब दंड क्रम को समझने के लिए एक बहुत सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको 3 शब्द याद करने हैं, राम, सीता, लक्ष्मण। सामान्य याद में आप इन्हें एक बार बोलकर याद कर लेते हैं, लेकिन दंड क्रम में इन्हें इस तरह बोलना होता है, राम, सीता, राम, फिर राम, सीता, लक्ष्मण, सीता, राम, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, और फिर अगले शब्द जोड़कर यह पैटर्न और कठिन होता जाता है। जहां सामान्य व्यक्ति 3 शब्द याद करता है, वहीं दंड क्रम में एक बार में 30-40 पैटर्न दिमाग में चलते हैं। अब कल्पना कीजिए यह प्रक्रिया 2000 मंत्रों पर लागू की जाए। यही दंड क्रम की कठिनाई है और यही कारण है कि इसे वैदिक परंपरा का सर्वोच्च मुकुट कहा जाता है। जब विद्वानों ने देवव्रत के पाठ को परखा, परिणाम आया दोष रहित, एक भी सूक्ष्म गलती नहीं। यह सुनकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देवव्रत ने जो किया है वह परंपरा, साधना और गुरु शिष्य संबंध की शक्ति का दिव्य उदाहरण है। काशी की धरती ऐसे नायकों पर गर्व करती है। आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। इसके बाद देवव्रत को स्वर्ण कंगन और सम्मान राशि प्रदान की गई। पूर्णाहुति के समय पूरा वातावरण तालियों से गूंज उठा। लेकिन दंडक्रम सिर्फ धार्मिक साधना नहीं, यह मानव मस्तिष्क का सबसे कठिन व्यायाम है। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे पैरेलल मेमोरी प्रोसेसिंग कहते हैं। दिमाग एक साथ स्वर, ताल, उलटा क्रम, सीधा क्रम, अर्थ, उच्चारण और श्वास ऑल एट वंस प्रसंस्कृत करता है। सामान्य व्यक्ति 2 घंटे बोलने पर थक जाता है, लेकिन वेद पाठी 4 घंटे बिना रुके बोलते हैं। उनकी वोकल मस्कुलेचर, ब्रीदिंग कंट्रोल और मेंटल स्टेबिलिटी असाधारण होती है। कॉग्निटिव साइंस के लिए यह एक नेचुरल लेबोरेटरी है। ऐसे साधकों की ब्रेन मैपिंग से मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, ADHD, लर्निंग डिसऑर्डर्स और स्टैमरिंग जैसी समस्याओं के उपचार में नई खोजें संभव हैं। चांटिंग के पैटर्न ह्यूमन न्यूरोप्लास्टिसिटी को कैसे प्रभावित करते हैं, यह आधुनिक विज्ञान अब भी समझना शुरू ही कर रहा है। आज दुनिया सिलिकॉन वैली की मेमोरी टेक पर निर्भर है। AI चिप्स, न्यूरो इम्प्लांट्स, मेमोरी बूस्टर्स। लेकिन भारत ने सदियों पहले मानव मस्तिष्क की क्षमता को
स्वर, लय और अनुशासन से इतना विकसित किया कि यह तकनीक आज भी दुनिया में अद्वितीय है। एक समय भारत में 10,000 से अधिक अवधानी थे, विद्यार्थी जो हजारों श्लोक एक बार सुनकर याद कर लेते थे। आज 100 भी नहीं बचे। कभी 1200 वेद शाखाएं थीं, आज 3-4 ही बची हैं। यह केवल ज्ञान का क्षय नहीं, मानव इतिहास की सबसे बड़ी कॉग्निटिव हेरिटेज का विनाश है। इसीलिए देवव्रत की उपलब्धि सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है, यह एक संकेत है कि भारत अपनी प्राचीन मेमोरी, साइंस को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ सकता है। आने वाले वर्षों में यदि ऐसे साधकों की ब्रेन मैपिंग, चांटिंग एनालिसिस और कॉग्निटिव एंड्योरेंस पर शोध हो, तो भारत दुनिया को ह्यूमन कॉग्निशन का नया मॉडल दे सकता है। हम खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, और सही भी है, क्योंकि वे दुर्लभ होते हैं। लेकिन जो साधना देवव्रत ने की, वह करोड़ों में एक भी नहीं कर सकता। यह मानव क्षमता का पर्व है, यह परंपरा का पुनर्जागरण है, यह हमारी सभ्यता की जीवित सांस है। यह याद दिलाता है कि हमारे असली नायक कौन हैं। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो अपने विचार कमेंट में लिखें। आपके अनुसार भारत के असली नायक कौन हैं? कल्पना कीजिए, अगर भारत अपनी प्राचीन स्मृति तकनीक को मॉडर्न न्यूरोसाइंस से जोड़ दे तो आने वाली पीढ़ियां दुनिया की सबसे तेज दिमाग वाली पीढ़ियां बन सकती हैं।